हेलो, वेलकम। आज हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे बीकॉम के लिए कि बीकॉम में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें आपको करनी है। तो एकदम बेसिक्स पे जाएंगे हम लोग। और बच्चों देखो, बहुत सिंपल सा है। आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर है, तो बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर आपको पता नहीं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं। सबसे पहले चीज़, मैं जो बिल्कुल ऐसा होता है ना कि नॉमिनल सब्जेक्ट या फिर एकदम फर्जी से सब्जेक्ट, उनके बारे में बता देता हूँ। दो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, दैट इज हिंदी और इंग्लिश। इनके लिए पूरा 3 साल का टाइम होगा। आप 3 साल में इसको कभी भी क्लियर करो। अगर आप 3 साल में क्लियर करते हो तो आप बेवकूफ होंगे। इनको क्लियर कर ही लेना, कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत सिंपल सा, जो हमने 11th-12th में हिंदी इंग्लिश पढ़ी होती है वही देते हैं इसमें। और बहुत बेसिक बेसिक सा सिलेबस होता है, तो हिंदी इंग्लिश में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि 3 साल लगते हैं? देखो साहब, सिंपल सी चीज है। आपके पास सब्जेक्ट तो 3 ही होते हैं। 3 के दो, एक एक दो दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, तो 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं। बाकी हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, जिसको आपको पास करना है 3 साल में एक बार कभी भी। तो वो फर्स्ट ईयर के साथ दिए होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपको हिंदी और इंग्लिश दी होगी। सर कई को जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं, मतलब जो रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं, रेगुलर जिनका एग्जाम है, उन बच्चों के लिए 2 सब्जेक्ट और आ जाएगा। एक एनवायरमेंट आ जाएगा, एक कंप्यूटर आ जाएगा, तो वो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सर हिंदी इंग्लिश में क्या आता है? इंग्लिश में नॉर्मल ग्रामर आएगी, हिंदी में भी नॉर्मल ग्रामर आएगी। सर क्या पास कर लेंगे? आराम से पास हो जाता है। नॉर्मल 1 वीक सीरीज पढ़ोगे, काम हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आनी है इसमें। हाँ, जो हमारे प्यारे बच्चे हैं सीबीएसई वाले, जिनको हिंदी कम आती है, उनके लिए हिंदी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी इंग्लिश में उसको दिक्कत नहीं होगी। और आरबीएससी वालों को ना हिंदी में दिक्कत होगी ना इंग्लिश में दिक्कत होगी। तो आप बेझिझक होके ये पेपर कर सकते हो। सर ये तो बात हो गई एवं, मतलब क्या पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश, ये 100 नंबर के पेपर होंगे, आप आराम से 36 नंबर लाके भी पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर फिर बेसिक जो सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में हमें देखना है क्या क्या होगा। कॉमर्स की बात कर रहे हैं। कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एबीएसटी, बीएडीएम और ईएफएम। क्या क्या होंगे सर? एबीएसटी होगा, बीएडीएम होगा, ईएफएम होगा। अब देखो, एबीएसटी के अंदर हमारे पास कैसे होगा, मैं बात करूं। एबीएसटी फर्स्ट, एबीएसटी सेकंड, 100 नंबर का पेपर ये, 100 नंबर का पेपर ये। फिर बीएडीएम फर्स्ट, 100 नंबर का पेपर ये, 100 नंबर का पेपर ये आ जाएगा। फिर आपका ईएफएम, ये भी हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, ये भी 100 नंबर का पेपर और ये भी 100 नंबर का पेपर। इन टोटल 600 नंबर का पेपर होगा। ये बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट ईयर की। सेकंड ईयर में भी आपके साथ ऐसा ही होगा, ये 600 नंबर का पेपर होगा, ये सब्जेक्ट होंगे। थर्ड ईयर में भी आपके साथ ऐसा ही होगा, 600 नंबर का पेपर होगा। टोटल 1800 नंबर का पेपर होता है आपके बीकॉम के अंदर। ठीक है, अब बात ये आती है, सर एबीएसटी में क्या आएगा, बीएडीएम में क्या आएगा, ईएफएम के अंदर क्या आएगा? तो उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज मैं दे देता हूं। देखो, एबीएसटी तो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको पूरा। बीएडीएम और ईएफएम में क्या आएगा, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बच्चों बहुत सिंपल सा है। बीएडीएम में आप पढ़ोगे बिजनेस लॉज। आप बिजनेस लॉज पढ़ने वाले हो किसके अंदर? बीएडीएम के अंदर। बीएडीएम के अंदर क्या पढ़ोगे? बिजनेस लॉज पढ़ोगे और एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल बिजनेस के बारे में पढ़ोगे। तो बिजनेस लॉ आप लोगों ने सीए में फाउंडेशन के अंदर बहुत बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपको इतनी कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी, आप आराम से कर पाओगे। पहले का रिकॉर्ड नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ बेटा, हमारे पास हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ओके, पहला जो पार्ट आएगा वो आएगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ये चैप्टर आपने 11th क्लास के अंदर भर भर के पढ़ा होगा, और हो सकता है नहीं भी पढ़ा हो, तो हम इसको देख लेंगे। और तय है कि अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो थ्योरी क्वेश्चन आएगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट्स को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है या डिफरेंशिएट करना है। तो एक क्वेश्चन अमूमन हर 1-2 एग्जाम के बाद, मतलब हर 1-2 साल में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये हमें पढ़ना है पहला, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। सबसे पहले कौन सा पढ़ना है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर चैप्टर है, दैट इज जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और AS1 और AS9 के ऊपर इसने एम्फेसिस किया हुआ है कि AS1 और AS9 क्या बोलता है। आपका फिर फेवरेट चैप्टर आ गया है बच्चों, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ राइट शेयर और बायबैक ऑफ शेयर। ये मैं चैप्टर को एक ही कंसिडर करता हूं, इन चैप्टर्स को। किसको? इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ राइट शेयर, बायबैक ऑफ शेयर्स।
आपने बायबैक नहीं पढ़ा होगा, आपने रिडम्पशन पढ़ा होगा, बट आपके पास क्या दिया हुआ है, इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में दिया हुआ है, इश्यू ऑफ राइट शेयर्स के बारे में दिया हुआ है और बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में दिया हुआ है। तो ये चैप्टर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन 4th चैप्टर एंड 5th चैप्टर आपके रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। तो पहली यूनिट में आपके पास इन टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आने के चांसेस, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बट डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है। तो यहां से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं यूनिट 1 के अंदर। देन यूनिट 2 के अंदर क्या आएगा, यूनिट 2 के अंदर बहुत बहुत अच्छा, मेरे को सबसे फेवरेट लगता है ये, क्योंकि इसमें नई चीजें सीखते हैं। यूनिट 1 के अंदर आप वही पढ़ते हो जो आपने 12th में पढ़ा है या फाउंडेशन में पढ़ा है। यूनिट 2 के अंदर आप नई चीजें पढ़ते हो जो आपके लिए नई होगी। क्या क्या है, इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी पढ़ा हुआ है आपके चैप्टर, बट फिर भी देख लेते हैं। इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आप पढ़ चुके हो, 12th में भी पढ़ चुके हो और यहां भी पढ़ चुके होंगे फाउंडेशन में। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, ये आपके लिए नया चैप्टर होगा। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, ये आपके लिए नया चैप्टर होगा। एक्वाइजेशन ऑफ बिजनेस, एक्वाइजेशन ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि कोई किसी का आपने रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया है, उसको कैसे हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, उसको कैसे परचेज करते हैं, उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ये हम देखेंगे। और पोस्ट एंड प्री एंड पोस्ट एक्वाइजेशन, तो 4 चैप्टर हमको यहां पढ़ने हैं यूनिट 2 के अंदर। बेटा आपको सबसे अच्छा एडवांटेज बीकॉम में ये है कि आपको ये दिया हुआ है कि यूनिट ये है, इसके अंदर ये चैप्टर्स है, आपको करने हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो आपके लिए फायदे की चीज ये है कि साहब आपने एक यूनिट में से 3 चैप्टर भी कर लिए, एक चैप्टर बाय चांस नहीं कर पाए किसी भी रीजन से, तो भी काम हो जाएगा। आप कई बच्चों ने ऐसा कर लिया कि सब 4 यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ली, 5 यूनिट नहीं कर पाए तो भी काम हो जाएगा। बट हमको तो सारी यूनिट्स करनी है, हमें ये सोचना ही नहीं है। बट कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनके पास लिमिटेशन हो, तो वो बच्चे ऐसा कर सकते हैं। अब जैसे पहली और दूसरी यूनिट के अंदर तो आपको बहुत सारे भरे हुए चैप्टर मिले थे, तीसरी यूनिट के अंदर देखो सिर्फ 2 ही चैप्टर है। पहला है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग मैनेजर रेम्युनरेशन और डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट ऑफ बोनस शेयर, ये 2 ही चैप्टर है आपके पास। फाइनल अकाउंट रेम्युनरेशन की कैलकुलेशन होती है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। और डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट ऑफ एंड इशू ऑफ बोनस शेयर है, यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की बात करते हैं। बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कैसे बनता है, प्रॉफिट्स को कैसे बांट सकते हैं, बोनस शेयर इशू करने तो कैसे कर सकते हैं, उसमें हम कितना रिजर्व्स को यूज करते हैं, वो सारी चीजें आपको कहां पे पढ़नी है, यूनिट 3 के अंदर। एंड यूनिट 4 इज मोस्ट फेवरेट। देखो ये टॉपिक सर हमने पढ़ा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आप इसमें नया क्या पढ़ाओगे बेटा, बेसिक्स वही रहेंगे, सिर्फ 2 ही चैप्टर है। पहला वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और दूसरा वैल्यूएशन ऑफ शेयर। पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ना पड़ेगा तो ही आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर पढ़ पाओगे। तो पहला काम आपको क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ना है, देन वैल्यूएशन ऑफ शेयर पढ़ना है। सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, हाँ आप पढ़ चुके हो, वही कॉन्सेप्ट यहां यूज आएंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कॉन्सेप्ट्स वही यूज आएंगे जो आप पढ़ चुके हो, बट यहां पे कुछ एडवांस चीजें आपको पढ़नी है और वो समझ में आ गई तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपके लिए आसान रहेगा। देन विल फर्दर प्रोसीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या है बेटा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, शेयर को वैल्यू करना है। तो शेयर को वैल्यू करने के लिए देखो, एक तो होती है इशू प्राइस और दूसरी होती है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं जिसको, आपने अगर कहीं पढ़ा है तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर के अंदर। तो एक और चीज बता दो बेटा, हम लोग कभी भी ऐसे नहीं जाएंगे कि पहले फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं फिर 4th यूनिट कर रहे हैं। अपना जैसे अपन को सही लगेगा कि हाँ हमको पहले 4th यूनिट कर लेनी चाहिए तो हम पहले 4th यूनिट करेंगे, फिर हमको लगेगा कि पहले 5th यूनिट कर लेनी चाहिए तो हम 5th यूनिट पे चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम सीक्वेंस में जाएंगे। और लास्ट टॉपिक आपके पास है दैट इज इंश्योरेंस क्लेम, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड हायर परचेज। तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा टॉपिक ये हो गया, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट, सेल ट्रांजैक्शन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री AS2 के अकॉर्डिंग, और इंश्योरेंस क्लेम्स। ये हमारे टोटल टॉपिक है किसके अंदर, ABST के अंदर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। सर आप एक चीज बताओ, क्या इन चैप्टर्स को पढ़ने से बीकॉम में तरीके से हमें क्या फायदा होगा। बेटा जो बच्चा अभी CMA फाउंडेशन में है वो सारे के सारे बच्चे, क्या आप लोग CMA इंटर में आओगे या नहीं आओगे। मैं बात कर रहा हूं जो बच्चे मेरे फाउंडेशन में है, यहाँ पे जो बच्चा CMA फाउंडेशन कर रहा है वो सारे बच्चे CMA इंटर में आओगे या नहीं आओगे। अगर आप लोग CMA इंटर में आओगे तो जो चैप्टर मैं आपको कॉर्पोरेट में पढ़ाने वाला हूं वो सारे के सारे चैप्टर एज इट इज, मतलब मैं पढ़ाऊंगा उससे कमती होगा, बत्ती नहीं होगा आपके पास। एज इट इज चैप्टर आपको कहां मिलने वाले हैं, CMA फाउंडेशन इंटर में मिलने वाले हैं। तो एक तरीके से ये मानो कि तैयारी जीत की हो रही है भैया। ये आप बीकॉम की तैयारी नहीं कर रहे हो, ये आप साथ के साथ CMA इंटर की भी तैयारी करते हुए जा रहे हो।
मतलब आपको पढ़ना है वापस से सीएमए एंटर को, बट अकाउंट्स में आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि जब आप क्लास में बैठोगे वापस से सीएमए एंटर की क्लास लेने, तो आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर बहुत आसान लगेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा किसका पार्ट हो जाएगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट हो जाएगा, जो कि कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से आपको दिया हुआ है चैप्टर। ये बेसिक थिंग हमको करनी है थ्रू आउट दी 2 और 3 मंथ, जो भी हमें इसमें लेक्चर में टाइम लगेगा। हाँ, एक और चीज बेटा ध्यान रखना, स्टैटिक्स के अंदर बेसिक जो चैप्टर 2-3 आते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं, मीन है, मीडियन है, मोड है, 3 तो ये है जिसको बोलते हैं हम सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम मिड वैल्यू निकालते हैं। इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पास आता ही आता है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, स्टैटिक्स के अंदर चाहे 11 12th की बात कर लूं, चाहे बीकॉम की बात कर लूं, इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूं, एक क्वेश्चन मीन, मीडियन और मोड का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पास एग्जाम में आएगा ही आएगा सर। फिर हमारे पास ये तो होता है सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। फिर हमारे पास एक आता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या क्या आता है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, मीन डेविएशन आ जाएगा, रेंज आ जाएगा, ये टॉपिक है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपको ये दोनों चैप्टर बहुत तरीके से, मैं क्या बोल रहा हूं, सेंट्रल टेंडेंसी एज वेल एज रिग्रेशन, ये दोनों चैप्टर अगर आपने बहुत अच्छे से किए हुए हैं तो आपके 40 नंबर कोई रोक ही नहीं सकता। बीकॉम के अंदर भी कौन कौन सा, मीन, मीडियन, मोड आप बहुत अच्छे से कर चुके होते हैं तो यहां पे दिक्कत नहीं रहती है। फिर मैं बात कर रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड रेंज। रेंज कॉन्सेप्ट है, और भी 2-3 चीजें आ जाती है इसके अंदर, बट मोटा मोटी तीन टॉपिक ही आते हैं। अगर आपने सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन ये किया हुआ है तो आपके 40 मार्क्स स्टैटिक्स में भी कोई नहीं रोक सकता। तो बेटा आपको तैयारी उसी अकॉर्डिंग करनी है। बीकॉम में परसेंटेज मैटर करती है, बिकॉज आफ्टर सीएमए कई बच्चे, मेरे काफी फ्रेंड्स भी है, काफी स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे मेरा डिस्कशन होता है या फिर मैंने देखा भी है प्रैक्टिकली कि अगर आपके बीकॉम में परसेंटेज 65 प्लस है या 60 प्लस है तो गवर्नमेंट जॉब में या फिर कहीं पे भी आप इंडस्ट्री में भी जाते हो तो आपको इसके एडवांटेज होते हैं। और देखो साहब, नुकसान तो कुछ है नहीं, अगर आपकी परसेंटेज 60-70% बन जाती है तो ऐसा है नहीं कि आपको यार बोले आप तो ओवर क्वालिफाइड हो, बीकॉम में ज्यादा परसेंटेज है, हम आपको जॉब नहीं देंगे। हाँ, अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो ये एडवांटेज होगा आपके लिए कि आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अभी हमने एक बेसिक डिस्कशन किया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो अब कोई आपको डाउट है तो आप पूछ लो, फिर हम लोग कुछ नई चीजें करेंगे। बताओ। हाँ बच्चों, कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का आपके पास तो आप पूछ लो, फिर हम लोग कुछ टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, और फिर हमारे पास लगभग 20-25 मिनट हैं तो आपके डाउट्स ले लेता हूं, फिर कुछ चीजों के बारे में आपसे डिस्कस कर लूंगा। बताओ भाई। यश कुमार बोल रहे हैं कोई डाउट नहीं है। ओके, अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन सिलेबस से रिगार्डिंग आपके कोई डाउट हो सकते हैं तो आप पूछ लो कि सिलेबस से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स हो तो आप सिलेबस से। तरुण गोयल जी भी बोल रहे हैं कि उनको भी कोई डाउट नहीं है। और अच्छा, किसी को कोई डाउट नहीं है। भावना बेटा आप मेरे से डिस्कस कर लेना, मैं ग्रुप पे बता दूंगा या फिर आपको पर्सनल बता दूंगा कि कैसे सर क्या इसमें करना है। कोई हाँ बेटा, एनवायरमेंटल स्टडीज करके भी कुछ है सर इसमें? क्या बेटा? सर एक एनवायरमेंटल स्टडीज करके भी एक सब्जेक्ट है इसमें। बेटा एनवायरमेंटल स्टडीज और कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट होगा, मैं बताता हूं आपको। जो बच्चे, हाँ एक छोटा सा डिस्कशन मेरा रह गया था, क्या होता है, 2 तरह के बच्चे होंगे, जो बच्चे रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं और जो बच्चे प्राइवेट कर रहे हैं। तो जो प्राइवेट कर रहे हैं उनका काम खत्म हो गया, जो बच्चा प्राइवेट कर रहा है बीकॉम उनका काम खत्म हो गया है, बिकॉज प्राइवेट कर रहे हैं उनके 8 ही सब्जेक्ट होंगे, हिंदी इंग्लिश होगा। अब आपके पास एनवायरमेंटल स्टडीज होगा, कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट होगा, तो बेटा वो नल्ले सब्जेक्ट हैं, मतलब ऐसे अदरवाइज मत लेना, बट उसमें कुछ होगा ही नहीं। एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब उसमें आप कुछ भी लिख के आ जाओगे ना तो भी पास हो जाओगे। और वो सब्जेक्ट कभी भी आपके, मतलब उनके इंटरनल एग्जाम होते हैं, एक्सटर्नल एग्जाम भी होगा तो एमसीक्यू बेस्ड, मतलब इस टाइप का एग्जाम होता है, तो वो आपके लिए इतना मैटर नहीं करेगा। मतलब कंप्यूटर के वो है, आपको 30 एमसीक्यू दे दिए भाई, लिख के डालने हैं उनको, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं। एनवायरमेंटल स्टडीज एज वेल एज कंप्यूटर का भी पेपर होगा, टोटल 10 सब्जेक्ट हो जाते हैं जब आप रेगुलर होते हो तो। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे वो सब्जेक्ट आपको, एनवायरमेंटल और कंप्यूटर का भी आएगा आपके पास,
तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको जस्ट उनको पास करना है। जैसे हिंदी इंग्लिश है वैसे ही करना है आपको, मेन सब्जेक्ट आपके पास यही होंगे। अरे यस, 1 वीक सीरीज मत पढ़ के जाना, एनवायरमेंटल और कंप्यूटर के लिए तो 1 वीक सीरीज भी मत पढ़ के जाना आप लोग। अब मेरे हिसाब से आती भी नहीं है उनके लिए तो 1 वीक सीरीज, और आती हो तो ले लेना, मतलब 1 वीक सीरीज पढ़ने की भी नीड नहीं होगी, आप जस्ट ऐसे ही लिख के आओगे तो भी पास हो जाओगे एनवायरमेंटल के लिए तो। और 1 वीक सीरीज आती होगी तो वो ले लेना, मतलब नॉर्मली जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए चलती है वो राजा 1 वीक सीरीज चलती है। आप लोग सारे बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही हो या फिर इधर उधर कोई और यूनिवर्सिटी से हो? सर सुबोध। या राजस्थान यूनिवर्सिटी में आ गए ना बेटा, मतलब जयपुर के कॉलेजेस से हो ना? हाँ यस सर यस सर। हाँ, देन नो प्रॉब्लम, जयपुर के कॉलेजेस से तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप मस्त रहो, कोई 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 दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ओके, और कोई डाउट किसी टाइप का? तो बेटा अपन लोगों ने एक बार देख लिया है, मैं एक बार रिकैप कर देता हूं इसको और फिर अपन अपने सब्जेक्ट की साइड बढ़ेंगे। देखो बेसिक चीज अपन ने जो बताई है कि कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से? एबीएसटी होगा, बीएडीएम होगा और ईएफएम होगा, ठीक है। एबीएसटी के अंदर 5 यूनिट आएंगी, स्टैटिक्स के अंदर भी 5 यूनिट आएंगी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड नहीं बंद हो गया था, ओके हाँ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास 5 यूनिट है, उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। देन बिजनेस स्टैटिक्स है, बिजनेस स्टैटिक्स के अंदर आपने फाउंडेशन में क्या पढ़ लिया है वो थोड़ा देख लिया है हमने, और हमें क्या पढ़ना है, इंडेक्स नंबर हमें पढ़ना है, और एक चैप्टर और है, वो 2 चीज आपको पढ़नी है। जिन बच्चों ने फाउंडेशन में स्टैटिक्स पढ़ लिया उनके लिए, जिन्होंने फाउंडेशन में स्टैटिक्स नहीं पढ़ी है उन्हें तो पूरी स्टैटिक्स ही पढ़नी है भैया, थ्योरी भी पढ़नी है, प्रैक्टिकल भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। बात करें फिर बिजनेस लॉ के लिए, बिजनेस लॉ और एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट है। बिजनेस लॉ आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बिजनेस लॉ आप पूरा पढ़ चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बिकॉज बिजनेस लॉ आप फाउंडेशन में आप लोग बहुत बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हो, ठीक है। बीकॉम में तो उस लेवल पे पढ़ ही नहीं सकते। देन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट है, ये आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, 1 वीक सीरीज से पढ़ना काम हो जाएगा। देन बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके पास होगी, कोई दिक्कत नहीं है, 11th-12th में पढ़ा हुआ है, फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। हाँ, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम है जिसके अंदर हम आरबीआई पढ़ते हैं, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो पढ़ते हैं, तो वो सारा चीज आप 1 वीक सीरीज से पढ़ोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। देन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, और इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करता हूं। मैं पहले यूनिट 1 हमेशा पढ़ाता हूं बिकॉज ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ये सब बच्चों को आनी भी चाहिए। जो बच्चा कॉमर्स के अंदर है, जिस बच्चे ने कॉमर्स ली हुई है, उन बच्चों को हमेशा 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 इस चैप्टर को बहुत तरीके से पढ़ना चाहिए। सर क्यों? सॉरी बेटा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये एक रूट है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसकी जो रूट होती है, जैसे अपन कोई बिल्डिंग बना रहे तो उसकी जो नींव है, उसकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं, या इसकी जो टर्मोलॉजी है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अगर ये पढ़ते हो तो आप लोगों को आगे दिक्कत नहीं आती है। कई बच्चे होते हैं जो सीए फाइनल कर लिए, उनको बेसिक टर्मोलॉजी का पता नहीं है, तो हमें बेसिक टर्मोलॉजी पता होना बहुत जरूरी है। पहला प्रिंसिपल आपको मैं डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज एंटिटी कॉन्सेप्ट, या फिर आपको इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हो, दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? बताओ भाई, एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, ये बताओ एक बार। सर बिजनेस बिजनेस को और उसके ओनर को अलग माना जाता है सर। बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। अब बेटा इसमें क्या होगा, जैसे आपको एग्जाम में दिया कि आप ना कोई भी 9 कॉन्सेप्ट को या 10 कॉन्सेप्ट को, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करना है, तो आप इतना ही नहीं लिख सकते कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, दैट्स इट, हमारा काम हो गया, अब हमें कुछ नहीं लिखना है। ऐसा नहीं है, आपको कम से कम इस पॉइंट को लगभग आधे पेज से ज्यादा में लिखना पड़ेगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। वो कैसे लिखेंगे उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। हम बोल दिए कि भैया ये हमारा बिजनेस है, सपोज ये हमारा बिजनेस और एंड कंपनी करके हमारा एक बिजनेस है, ये हमारा बिजनेसमैन है, ये ओनर है, ठीक है, ये हमारा ओनर है,
ये दोनों क्या होंगे, इनको हम अलग कर रहे हैं, ये दोनों क्या है हमारे लिए, सेपरेट एंटिटी है। ये ऑर्गेनाइजेशन अलग एंटिटी है और ये ओनर अलग एंटिटी है। तो अब इसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखो, बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। सबको पता है कि बिजनेस को एक अलग एंटिटी मानते हैं, बिजनेसमैन को एक अलग एंटिटी मानते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स कैसे कोट कर सकते हो, एग्जांपल कैसे लिखना है। लाइक बिजनेस में जब भी बिजनेसमैन पैसा लगाता है तो उसको हम एज ए कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं, जो कि बिजनेस की एक लाइबिलिटी है। मतलब बिजनेस जब स्टार्ट किया आपने, बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस क्या होगा, आपका जीरो होगा। जैसे ही इसके अंदर आपने क्या किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस की, इसके अंदर आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो बिजनेस के पास कैपिटल भी आ गया और कैश भी आ गया। आप इसी तरीके से करते हो कि साहब इसके अंदर हमारा कैपिटल भी आ गया और कैश भी आ गया। तो आपको लिखना पड़ेगा कि बिजनेस एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट। बिजनेस एक अलग एंटिटी होती है और बिजनेसमैन एक अलग एंटिटी होता है। बिजनेसमैन अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालता है बिजनेस से, चाहे वो कैश निकाले, गुड्स निकाले, असेट निकाले, तो हम उसको ड्रॉइंग कंसिडर करते हैं। बिजनेसमैन अगर बिजनेस में कुछ भी इंट्रोड्यूस करता है, बिजनेस में कुछ भी लगाता है, तो उसे हमें क्या कंसिडर करते हैं, हम उसे क्या कंसिडर करते हैं हम उसे क्या कंसिडर करते हैं, कैपिटल कंसिडर करते हैं। अब देखो, अब आपको एक पॉइंट दिया होगा, उसमें एग्जांपल डाल देना। लाइक आपने एक पॉइंट डाला कि इंश्योरेंस इंश्योरेंस प्रीमियम, ये क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, एक एक्सपेंस है, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस होगा। बट आपको इसकी जगह ये दिया होता लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया होता, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, ये भी खर्चा है, लेकिन कौन सा है, ये बेटा पर्सनल एक्सपेंस है, और इसको क्या मानेंगे हम, ड्राइंग्स मानेंगे। तो बेटा आपको इस टाइप के एग्जांपल्स वहां लिखने पड़ेंगे कि भैया इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का खर्चा होता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का नहीं होगा खर्चा, बिजनेस का नहीं होगा खर्चा। तो क्या होगा, ये बिजनेस के लिए ये ड्राइंग्स होगा, मतलब बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई पैसा निकाला है। क्लियर यहां पे बेटा? तो आपको इस तरीके की लैंग्वेज लिख के देनी है। और एग्जांपल मैं इसमें आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि और एग्जांपल क्या हो सकते हैं। लाइक मुकेश को जानते हो आप लोग? हाँ यस सर। कौन सा मुकेश? मूवी से पहले आता है वो, नहीं वो तो मर पिक्चर गया। से पहले हाँ, अंबानी। मुकेश, मैं मूवी से पहले जो कैंसर आता है वो तंबाकू चैनी खाने वाला, वो नहीं, वो मुकेश की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं मुकेश अंबानी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बोलो सर आप ऐसे कैसे बात करो, मुकेश अंबानी बहुत बड़ा नाम है, तो अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉमर्स वाले कर सकते हैं मुकेश को, मुकेश अंबानी को मुकेश अंबानी जी ना बोल के मुकेश बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग कॉमर्स वाले पढ़ाते हैं उनको। तो मुकेश अंबानी ने क्या किया, रिलायंस इंडस्ट्री के लिए कोई प्लांट परचेज किया। मैं बोलता हूं 200 करोड़ का कोई प्लांट परचेज किया मुकेश अंबानी ने, किसके लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, RIL के, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के लिए क्या किया उसने, एक बहुत बड़ा प्लांट परचेज किया, कितने का, 200 करोड़ का। अब बेटा वो प्लांट किसके नाम पे रजिस्टर होगा, मुझे ये बताओ, वो प्लांट जो परचेज किया है वो किसके नाम पे रजिस्टर होगा, या उसका जो बिल आएगा वो किसके नाम पे आएगा? रिलायंस। सर रिलायंस के नाम पे। मुकेश भाई के नाम क्यों नहीं आया है बेटा? सर क्योंकि वो बिजनेस के लिए खरीदा है। हाँ, तो नहीं सर, यहाँ पे मुकेश अंबानी बिजनेसमैन और बिजनेस को क्या करना है, हमें सेपरेट रखना है। बिजनेसमैन और बिजनेस को हमें क्या रखना है बेटा, सेपरेट रखना है। तो प्लीज 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 इस चीज का ध्यान रखना कि आप यहाँ पे एग्जांपल कोट करोगे। लाइक हमने इतनी कैपिटल लगाई तो उसको कैपिटल करेंगे, उसकी एंट्री डालनी है, ड्राइंग की एंट्री डालनी है, तो आपका आधे से ज्यादा पेज भर जाएगा। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर जाओगे। देखो मैं पहले बोल रहा हूं, इस चैप्टर में से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, वो आपसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ सकते हैं। तो प्लीज इस चैप्टर को आराम से करना, आहिस्ता से करना, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं, दोनों को हम क्या मानेंगे, अलग मानेंगे। दिस इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कोई डाउट इसमें बेटा? बेटा कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? आगे बढ़े? यस सर, बड़े। ओके डन। अब बेटा एक एक मेरा फेवरेट टॉपिक है वो, मतलब मेरे को अच्छा लगता है वो कॉन्सेप्ट, और आपको भी अच्छा लगेगा। दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट?
सर आप है ना हमको 11th-12th का क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा एक एक दिन मुझे थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं उसको वार्म अप करने के लिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ, फिर हम लोग चैप्टर्स पे जाएंगे। तो एक बार बताओ कि व्हाट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? सर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं हाँ बेटा, सर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है बिजनेस में और हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, फैक्ट्स को रिकॉर्ड कर पाते हैं विच कैन बी विच कैन बी विच कैन बी measured in term of money। ये लाइन आपको लिखनी है। इवेंट्स, कोई भी चीज है, आपको ये चीज लिखनी है विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं, या फिर कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है। किस किस चीज की बात कर रहा हूं बेटा मैं? क्या क्या हो सकता है? कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई फैक्ट हो सकता है बिजनेस के लिए। इनको क्या क्या चीज बोली मैंने? ट्रांजैक्शन, इवेंट और फैक्ट। उसको रिकॉर्ड कब करोगे? विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। तभी आप क्या कर पाओगे उसको, तभी उसको क्या कर पाओगे आप? रिकॉर्ड कर पाओगे। सर एग्जांपल बताओ, एक चीज बताओ, किसी भी बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट जो असेट होती है वो क्या होती है? किसी भी बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट या क्रूशियल असेट जो होती है वो क्या होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, पहले बोल देता हूं मैं आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर इंसान कोई भी बना सकता है। आज किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, इन्वेस्टर हजारों है, पैसा लगाने वाले बहुत होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कुछ होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा बताओ। गुडविल। हाँ, नो नो नो, गुडविल बेटा मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट असेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आइदर कोई भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट असेट होगा, वो होगा आपके लिए, मैं तो इसी को मानता हूं और यही है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। यही होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ले लो एंटरप्रेन्योर। हाँ बेटा आपने एग्जैक्ट नहीं, वो वाला ह्यूमन रिसोर्स होता है, जो पर्सनल होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, जो काम करते हैं एक्चुअल में, वो ही आपके क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट असेट होते किसी भी बिजनेस के ले लो। क्योंकि बेटा आपके पास एन नंबर ऑफ थिंग्स है आपके पास कि भैया हमारे पास बहुत बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, बट आपके एम्प्लॉयज नल्ले हैं, आपके निकम्मे हैं, बिल्कुल नालायक से एम्प्लॉयज हैं। क्या आप बिजनेस में ग्रो कर पाओगे क्या? बताओ भाई। नो सर। नो सर। हाँ, नहीं कर पाएंगे। और एक चीज बताओ, मैं बोलता हूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, और मतलब हार्ड वर्किंग है, वो थोड़े से एफिशिएंट हैं, बहुत ईमानदार हैं, तो मैं बिजनेस को ग्रो कर पाऊंगा। जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, ये फैक्ट है। मैं आपको ये इसलिए मैं ट्रांजेक्शन को नहीं बताया, मैं आपको बोल रहा ना, ट्रांजेक्शन, इवेंट और फैक्ट की बात कर रहा हूं मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? ट्रांजेक्शन, इवेंट, फैक्ट को रिकॉर्ड तभी कर पाओगे विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है, मैं तभी कर पाऊंगा उनको रिकॉर्ड जब उनको मेजर कर पा रहा हूं इन टर्म ऑफ मनी। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं फैक्ट की, मैं इवेंट और ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। ये फैक्ट है या नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज अगर हार्ड वर्किंग है, एफिशिएंट है, तो तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। क्या इस चीज को आप रिकॉर्ड कर पाओगे क्या? बताओ, क्या इस फैक्ट को आप रिकॉर्ड कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे बेटा। नो कितने सर। रुपए का ईमानदार है, कितने रुपए का एफिशिएंट है, बताओ मुझे। क्योंकि हम उसको इन टर्म ऑफ मनी उसको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटा ये एक चीज ध्यान रखना, ये जो हमारा ये ये है ना मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, इसको इसको अकाउंटिंग में क्या भी माना जाता है? अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। ये बाधा आती है कि अकाउंटिंग में ये लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को, फैक्ट्स को, इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है जिनको हम इन टर्म ऑफ मनी मेजर कर पाते हैं। ये एक अकाउंटिंग की लिमिटेशन भी है। तो ये बात भी आप वहां लिख सकते हो कि ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हम ट्रांजैक्शन, इवेंट, फैक्ट को तभी रिकॉर्ड कर पाएंगे जब वो इन टर्म ऑफ मनी मेजर हो सकते हैं, अदरवाइज हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। और ये अकाउंटिंग की क्या हो गई? लिमिटेशन हो गई। क्योंकि अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे एम्प्लॉयज बहुत हार्ड वर्किंग है, तो हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कंपनी की आपके पास बैलेंस शीट रखी हुई है बच्चों,
दो कंपनी की आपके पास बैलेंस शीट रखी हुई है, तो उस बैलेंस शीट में आपको ये देखना है कि यार एक का प्रॉफिट, दोनों की प्रॉफिट बराबर है। सपोज 100 करोड़ का प्रॉफिट एक के पास है, 100 करोड़ का एक के पास है, या फिर दूसरे के पास 110 करोड़ का प्रॉफिट है। दो कंपनियां हैं आपके पास, दो कंपनियां हैं, मैं बात करता हूं। एक तो आपके पास है रिलायंस है और एक आपके पास टाटा है, ठीक है। इनका प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल बराबर है दोनों की। कैपिटल में कैपिटल भी लिख देता हूं, कैपिटल है 1000 करोड़ और कैपिटल इसकी भी कितनी है आपके पास, 1000 करोड़ है। अब इसका प्रॉफिट है 100 करोड़ और इसका है 90 करोड़। तो आप इन्वेस्ट किस में करना पसंद करोगे? आप बोलोगे सर रिलायंस में इन्वेस्ट करते हैं हम तो, जबकि ये फैक्ट है कि इसके एम्प्लॉय ज्यादा हार्ड वर्किंग है। इसके एम्प्लॉय ज्यादा हार्ड वर्किंग है, हो सकता है कि इनका इनिशियल ईयर है, तो ये आने वाले टाइम पे क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट और कमा सकते हैं, मुनाफा और कमा सकते हैं। तो बेटा ये तय बात है कि आपको इस चीज को भी रिकॉर्ड करना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स को भी रिकॉर्ड करना चाहिए, बट ये एक अकाउंटिंग की लिमिटेशन भी है। एक और एग्जांपल लेता हूं, 100 टेबल परचेज्ड, मैंने बोला 100 टेबल परचेज्ड। इस ट्रांजैक्शन को क्या मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा क्या? बताओ, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर पाऊंगा क्या? मैंने लिखा है 100 टेबल परचेज और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। यस बेटा सर। बताओ, हम रिकॉर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहां पे इसको इन टर्म ऑफ मनी नंबर ऑफ टेबल्स दी हुई है, बट इन टर्म ऑफ मनी कितनी टेबल परचेज की है वो आपको नहीं दी हुई है। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल तीन चीजों के ऊपर डिपेंड होता है, ट्रांजेक्शन, इवेंट और फैक्ट। उनको रिकॉर्ड कभी कर पाओगे जब इन टर्म ऑफ मेजर उसको कर पा रहे हो, इन टर्म ऑफ मनी मेजर कर पा रहे हो तो ही होगा। अब इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो ह्यूमन रिसोर्स का, एक एग्जांपल लिख सकते हो कि अगर भी परचेज 100 टेबल 100 चेयर वॉटएवर, तो हम अब नंबर्स में अगर परचेज किए तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। और ये एक लिमिटेशन भी है आपका, किस चीज का ये किस चीज का लिमिटेशन है बेटा? अकाउंटिंग का लिमिटेशन है, ये अकाउंटेंसी का लिमिटेशन है कि भैया इन टर्म ऑफ मनी आप उसको मेजर नहीं कर पा रहे हो तो रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है? ओके बेटा, अभी आज हम यहीं पे एंड करेंगे उसको, क्लास को, ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर पे जाएंगे और चैप्टर पहले मैं आपको यही करवाऊंगा, चैप्टर आपको मैं ये वाला चैप्टर करवाऊंगा क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको 8 से 10 कॉन्सेप्ट आपको लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, और एक कॉन्सेप्ट पे लगभग आपको आधा पेज लिखना पड़ेगा, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। देखो ऐसा आपको पता है कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या है, आप 2 लाइन लिख दोगे, आपको उसके एग्जांपल्स कैसे कोट करने हैं, कैसे एग्जांपल्स लिखने हैं, वो हमको डिस्कस करना पड़ेगा। तो अगर जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको 8 to 10 कॉन्सेप्ट आपको वहां डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे, एज वेल एज हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग हर एक यूनिट में ऐसे कुछ यूनिट खत्म करेंगे। पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बेसिक्स पे बात करूंगा कल भी, देन विल फर्दर मूव ऑन। मैं पहले 5th यूनिट करवाऊंगा और उसमें हम लोग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज पे बात करेंगे और इंश्योरेंस क्लेम पे बात करेंगे। ये चैप्टर्स मैं आपको करवाऊंगा पहले, फिर हम लोग और यूनिट्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग चलते जाएंगे हमारा सिलेबस होता जाएगा। बट आप लोगों को बुक कौन सी अभी यूज कर रहे हो, या बुक परचेज ही नहीं किया आपने? सर परचेज ही नहीं किए। परचेज नहीं किए, यश ने बोला कि आरबीडी की बुक आती है बेटा, हाँ आरबीडी रमेश बुक डिपो की बुक आती है, वही आपको यूज करनी है, उसी से अपन करेंगे। बाकी बुक्स में इतना सिलेबस नहीं होता है, इतना कंटेंट नहीं होता है, तो हमें अच्छा मेरा नाम, ओके मेरा नाम बता देता हूँ बेटा अभी, है ना। हाँ मेरे बारे में बताया नहीं मैंने, आपको पढ़ा दिया। जान लेंगे बेटा, एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को लंबा सफर तय करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आरबीडी की बुक्स लेके आनी है, मैं अपना नाम बता देता हूँ और फिर अपन क्लास को एंड करते हैं। मेरा नाम तो बेटा ये है, ठीक है। कल मिलते हैं बेटा।